अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द टॉपिक 7.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। सो हमारे सराउंडिंग में ये जो एनवायरनमेंट है इसे कहते हैं एटमॉस्फेयर, जिसमें बहुत सी गैसेस मौजूद हैं और इसे हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं, दैट इज एयर। ओके, सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द अर्थ इज सराउंडेड द अर्थ इज सराउंडेड by a cover of air is called atmosphere. क्लियर कि अर्थ जो है वो सराउंडेड है एयर से, सो इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, के एयर में बहुत सी गैसेस मौजूद हैं। द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म, इट डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एज वी गो अप। सो एयर की जो डेंसिटी है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होती। अगर हम सी लेवल की बात करें तो सी लेवल पर एयर बहुत ज्यादा होती है, दैट्स वाई वहां पर एयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे आप सी लेवल से एक हाइट पर मूव करते हैं तो एयर भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। दैट मीन्स कि एक हाइट पर आकर वहां पर एयर की डेंसिटी कम हो जाती है और फिर एक और पॉइंट आ जाएगा जहां पर एयर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ओके, और वहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सो एज वी डिस्कस्ड कि एटमॉस्फेयर क्या है? एयर, और एयर के अंदर कुछ पार्टिकल्स भी मौजूद होंगे। दैट मीन्स उन पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ तो मैस होगा और उन पार्टिकल्स पर ग्रेविटी भी एक्सर्ट कर रही है। सो जब मैस भी हो और मैस के ऊपर ग्रेविटी भी एक्सर्ट करे, दैट मीन मैस भी है और उसके ऊपर ग्रेविटी भी एक्सर्ट कर रही है, सो दैट इज इक्वल्स टू वेट। एंड वी स्टडीड दैट W इज इक्वल्स टू F, फोर्स। दैट मीन्स कि वो जो एटमॉस्फेयर के जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि लेट्स सपोज कि ये एक एरिया है, इस एरिया पर जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स फोर्स अप्लाई करेंगे, सो वहां पर क्या जनरेट होगा? प्रेशर जनरेट होगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। दैट इज P इज इक्वल्स टू F ओवर A, कि जब फोर्स एक्सर्ट करती है किसी भी एरिया पर तो वहां पर प्रेशर जनरेट होता है। तो यहां पर जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं किसी भी एरिया पर, सो वहां पर एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा। क्लियर? सो इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड by particles of air per unit area is called atmospheric pressure. So when force is applied, कि जब फोर्स अप्लाई हो रही हो किसकी वजह से? बाय पार्टिकल्स ऑफ एयर पर यूनिट एरिया, किसी भी खास एरिया पर, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि वो फोर्स एटमॉस्फेयर की वजह से एक्सर्ट हो रही है। सो वो फोर्स जो एटमॉस्फेयर की वजह से एक्सर्ट हो किसी भी एरिया पर,
तो वहां पर जो प्रेशर जो जनरेट होगा उसे हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? आई होप एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब हम कुछ एग्जांपल स्टडी करते हैं। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो ऑल डायरेक्शंस में एक्ट करता है। किस तरह से? लाइक आपको यहां पर स्क्रीन पर एक बच्ची जो है वो बबल्स बना रही है। अब ये बबल्स आप देख सकते हैं कि ये बबल्स जो है ये राउंड हैं, सर्कल फॉर्म में बन रहे हैं। अब बेसिकली जब वो मुंह से एयर को थ्रो करती है तो वो एयर जाकर वो जो बबल्स बनाते हैं वो बबल्स को सर्कल फॉर्म में बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर जो कि एयर रिलीज हो रही है मुंह से, वो एयर जाके ऑल डायरेक्शंस में एक्सर्ट करती है, तो इस तरह से वो बबल जो है वो सर्कल फॉर्म में बनना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? सिमिलरली एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहां पर एक बच्ची जो है एक बैलून फुला रही है। सो जब ये बैलून में हवा थ्रो कर रही है तो बैलून भी आप देख सकते हैं कि बैलून इक्वली ऑल साइड से वो एक्सपैंड कर रहा है। दैट शोज कि उसके अंदर जो एयर है वो ऑल डायरेक्शंस में एक्सर्ट हो रही है। क्लियर? अब बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है तो हम ये एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। सो आप एक मेटल का बॉक्स लें और इसमें कुछ पानी को भर लें। अब आप इस बॉक्स को एक स्टैंड पर रखकर इसको फर्दर हीट करें। जब इसको आप हीट अप करेंगे तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो पानी है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से एक स्टीम बनना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही स्टीम बनना शुरू हो जाए आप उस फायर को अब बंद कर दें। नीचे जो आपने आग जलाई थी उसको आप बंद कर दें। अब आप इस कैन को ऊपर से क्लोज कर दें। तो जब आप इस कैन को क्लोज कर देंगे तो इस कैन के अंदर जो स्टीम है वो कंडेंस होकर वो पानी बनना शुरू हो जाएगी। और अब आप इस गरम कैन को जिसके अंदर बहुत बॉइल्ड वाटर है इसको किसी एक टैप के नीचे रख दें और उस टैप से ठंडा पानी आ रहा हो। अब आप जैसे ही टैप ऑन करेंगे ठंडा पानी इसके ऊपर गिरेगा तो फौरन से इसके अंदर जो स्टीम बन रही थी, जहां पे सारी गैसेस मौजूद थी, वो फौरन से कंडेंस्ड होकर वो पानी बन जाएगा। सो इस तरह से उसके अंदर जो जहां पर स्टीम मौजूद थी वो जगह सारी बिल्कुल फ्री हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, खाली हो जाएगी। जैसे ही वो जगह खाली होगी अब उसके अंदर कैन के अंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो काफी ज्यादा है। सो उसकी वजह से होगा क्या कि ये कैन जो है ये फौरन से हर डायरेक्शन में कोलैप्स कर जाएगा, सुकड़ जाएगा। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर था वो ऑल डायरेक्शंस में एक्सर्ट हो रहा था। क्लियर? आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अब हम स्टडी करते हैं कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। सो द मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? दैट इज बैरोमीटर। इसके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? बैरोमीटर। सो बैरोमीटर क्या है? यहां पर एक नाम लिखा है दैट इज मर्करी बैरोमीटर। इसको हम मर्करी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें मर्करी को इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इसका नाम रखा गया है मर्करी बैरोमीटर। Now, it consists of glass tube 1 meter long, closed at one end. After filling it with mercury, it is inverted in a mercury tariff. So, आपने एक ट्यूब, एक 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब लेनी है जिसमें आपने मर्करी को फिलअप कर देना है और इस 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब का जो एक एंड है वो क्लोज है और एक एंड जो है उसका ओपन है। तो जैसे ही हम इसमें मर्करी को फिल कर लेते हैं तो आपने उसके बाद इस ट्यूब को इन्वर्ट करके जो साइड ओपन है वो साइड आपने एक ट्रफ के अंदर प्लेस कर देनी है और जिसको हम कहते हैं मर्करी ट्रफ। ठीक है? अब जैसे ही आप इसको मर्करी ट्रफ के अंदर प्लेस करेंगे कुछ मर्करी जो है वो इस लॉन्ग ट्यूब से बाहर आ जाएगा और कुछ मर्करी जो है वो इस लॉन्ग ट्यूब के अंदर रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर एक मर्करी ट्रफ के साथ एक स्केल भी प्लेस्ड है और स्केल के ऊपर कुछ रीडिंग्स मेंशन है। सो मैंने कहा कि जैसे ही आप उस लॉन्ग ट्यूब को इन्वर्ट करेंगे कुछ ना कुछ मर्करी जो है वहां से बाहर आ जाएगा, लेकिन मर्करी एक लिमिट पर आकर स्टॉप हो जाएगा। सो वो लिमिट क्या होगी? वो बेसिकली वो लिमिट होती है जो आपको बता रही होती है कि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। सो अब अगर हम सी लेवल की बात करें
तो सी लेवल में जब हम इस मर्करी ट्रफ को प्लेस करेंगे तो ये मर्करी ट्रफ जो है, इसका लॉन्ग ट्यूब के अंदर जो मर्करी है वो 76 सेंटीमीटर तक आ जाएगा। और 76 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज 101300 पास्कल। ओके, तो बेसिकली 76 सेंटीमीटर जो रीडिंग है वो इक्वल होती है 101300 पास्कल के। क्लियर? सो अब यहां से मैं क्लियर हो गया कि प्रेशर को हम बेसिकली रीडिंग के थ्रू हम मेजर कर रहे हैं, जो कि आपकी स्केल पे रीडिंग शो हो रही थी 76 सेंटीमीटर। तो हमने एक रेंज फिक्स कर ली कि इस रीडिंग पर इतना प्रेशर होगा। सो सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज 101300 पास्कल। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई मर्करी इज यूज्ड इन बैरोमीटर। क्या हम मर्करी ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? एंड द आंसर इज mercury is 13.6 times denser than water. Atmospheric pressure can hold vertical column of water about 13.6 times the height of mercury column at a place. Thus, at sea level, vertical height of water column would be 0.76 multiplied by 13.6 is equals to 10.34 meter. So this shows कि मर्करी जो है वो 13.6 टाइम्स डेंसर है। ओके, मर्करी इज 13.6 टाइम डेंसर देन वाटर। ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ओके, सो अब मर्करी की डेंसिटी 13.6 टाइम्स ज्यादा है वाटर से। सो अब अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम मर्करी की जगह अगर हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, सो वाटर जो है वो 13.6 टाइम्स ज्यादा होगा मर्करी से। और अगर हम उसको कैलकुलेट करें कि 13.6 टाइम जो है वाटर का लेवल ज्यादा होगा दैट इज 0.76 मीटर। हमने सेंटीमीटर रीडिंग को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 0.76 मल्टीप्लाई बाय 13.6। ये 76 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कहां से आ रहा है। जब हमने सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया था तो वहां पर रीडिंग आ रही थी 76 सेंटीमीटर। सो हमने उस 76 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया मीटर में, एंड दैट इज 0.76 मीटर। सो इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 13.6 टाइम्स से, दैट इज इक्वल्स टू 10.34 मीटर। सो दैट मींस कि उस जो मर्करी ट्यूब है उसकी लेंथ जो है वो भी 10.34 मीटर्स तक की होगी, तब जाके वो वाटर के थ्रू मेजर कर सकता है। सो इसके लिए आपको 10 मीटर्स की लॉन्ग ट्यूब चाहिए और सिमिलरली आपको 10 मीटर्स का लॉन्ग स्केल चाहिए, ठीक है, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट। सो दैट्स व्हाई हम वाटर की जगह हम मर्करी का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ये आपको एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग दे सकता है। क्लियर? सो आई होप यहां आपको क्लियर हो गया होगा कि हम बैरोमीटर में मर्करी क्यों इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? नाउ द वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेरी भी कर रहा होता है। एग्जैक्टली जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब वेरी करेगा तो बैरोमीटर के अंदर जो मर्करी मौजूद है वो भी वेरी करेगी और वो आपको उस तरह से एग्जैक्ट मेजरमेंट बताती रहेगी कि किस किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी कर रहा है। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वेरी करने से क्या इफेक्ट्स होते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एज वी गो अप। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। अगर हम बात करें एट अ हाइट ऑफ 30 किलोमीटर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स ओनली 7 millimeter of mercury and which is approximately equals to 1000 पास्कल। So, अगर आप सिर्फ सी लेवल से 30 किलोमीटर हाइट पर आ जाएं, so 30 किलोमीटर पर जो मर्करी की रीडिंग आएगी दैट इज जस्ट 7 मिलीमीटर। सी लेवल पर रीडिंग कितनी आ रही थी? 76 सेंटीमीटर और जगह प्रेशर कितना था? 101300 पास्कल। अब इस जगह मर्करी की रीडिंग कितनी आ रही है? 7 मिलीमीटर और इस जगह प्रेशर कितना हो जाएगा? दैट इज जस्ट 1000 पास्कल। सो अगर आप मजीद ऊपर जाते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जहां पर एयर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सो वहां पर जो मर्करी की हाइट होगी वो भी बिल्कुल जीरो हो जाएगी और इस तरह से वहां पर प्रेशर क्या होगा? दैट इज जीरो। क्लियर?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऑल्सो इंडिकेट अ चेंज इन द वेदर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेदर में चेंज को भी इंडिकेट करता है। दैट इज ऑन हॉट डे एयर बिकम्स हॉट एंड एक्सपैंड, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स। सो एक हॉट डे में क्या होगा कि जो एयर है अर्थ पर वो भी हॉट हो जाएगी और हॉट होने से वो एक्सपैंड हो जाती है। तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फॉल कर जाता है, गिर जाता है। एंड सिमिलरली ऑन कोल्ड नाइट्स एयर कूल्स डाउन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस। सो जब कोल्ड नाइट्स की बात करते हैं, कि हम ठंड की बात करते हैं, तो वहां पर एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो भी कूल डाउन हो जाती है और इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज होने से किस तरह से वेदर चेंज पर भी अफेक्ट होता है। क्लियर? नाउ चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट एक्सपेक्टेड चेंज इन वेदर कंडीशन। कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज होने से आप ये भी बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेड जो वेदर है वो किस तरह का चेंज होगा। लाइक आपको पता होगा कि जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो हमें बता देता है कि आपके इस वीक में मौसम किस तरह का होगा, बारिश होगी, धूप रहेगी या बादल रहेंगे। ठीक है, तो वो किस तरह से बताता है? दैट इज ग्रेजुअल एंड एवरेज ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ग्रेजुअली या एवरेज ड्रॉप हो रहा हो, मींस कि सीक्वेंस वाइज एक ग्रेजुअली एक ड्रॉप हो रहा हो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो दिस शोज कि आपके जो नियर बाय एरियाज हैं वहां पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्लियर? एंड सिमिलरली माइनर बट रैपिड फॉल। अब आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बेशक माइनर सा चेंज आए लेकिन वो रैपिड फॉल हो। लाइक फॉर एग्जांपल 28 था, अब 25 हो गया। ठीक है, सो रैपिड चेंज आए लेकिन माइनर सा चेंज आ जाए, सो दैट शोज कि विंडी एंड शॉवरी कंडीशंस नियर बाय। सो आपके नियर बाय में जो है वो विंडी और शॉवरी कंडीशंस होंगी, मींस के बहुत हवादार और बारिश वाली वहां पर कंडीशंस होंगी। एंड सिमिलरली नाउ डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है, सो इसके एक्सपेक्टेड चेंज क्या है? दैट इज ब्रीज एंड रेन। तो वहां पर बहुत ठंडी हवा और बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है। एंड सिमिलरली सडन फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर अचानक से फॉल कर जाए तो उसमें स्टॉर्म, रेन एंड टाइफून एक्सपेक्टेड होते हैं, कि आंधी, तूफान या बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। एंड द ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक लार्ज इंक्रीज आए लेकिन वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा हो, सो दिस शोज कि लॉन्ग स्पेल ऑफ प्लेजेंट वेदर, कि आपका वेदर जो है वो काफी लंबे अरसे के लिए प्लेजेंट होने वाला है। एंड रैपिड इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो रैपिडली इंक्रीज करता है, अचानक से इंक्रीज कर जाता है, सून एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस इंडिकेट बैड वेदर। सो इसका मतलब ये है कि जल्द ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा और बैड वेदर जो है वो एक्सपेक्टेड है। क्लियर? आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।